हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विजार्डरी। आज के इस वीडियो से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पूरे चैप्टर को हम एक कहानी के रूप में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपको मालूम ही है, जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनके आंसर्स कहीं ना कहीं हमें चैप्टर के बीच में से ही मिलते हैं, है ना। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप खुद से क्वेश्चन के आंसर्स लिखने लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर का में पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। अब ये क्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? क्रॉप्स, जिन्हें हम हिंदी में फसलें कहते हैं। आप राइस, व्हीट, देन वेजिटेबल, आप ये सब हम खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उन्हें जब हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इन्हीं को हम फसलें कहते हैं, राइट। तो अब इतनी लार्ज स्केल में जब कोई चीज यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, है ना, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो मैक्सिमम हो। साथ ही साथ प्रोड्यूस होने के बाद उनको किस तरह से स्टोर करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, सारी चीजों को, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इस पूरे चैप्टर को हम एक कहानी के रूप में करने वाले हैं, तो ऑब्वियस है कहानी के मेन कैरेक्टर्स तो होने चाहिए, है ना। तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं पहेली और भुजू। अब कहानी स्टार्ट होती है जब पहेली और भुजू अपने समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल क्या रहते हैं? एक फार्मर रहते हैं बच्चों, किसान रहते हैं, है ना। तो इस तरह की बड़ी बड़ी उनके पास फार्म्स रहती है। अब वो वहां पे जाके देखते हैं कि कहीं पे वो खुरपी रखी हुई है, कहीं पे वो देखते हैं कि सिकल रखा हुआ है, कहीं वो देखते हैं कि शॉवल रखा हुआ है, कहीं प्लो रखा हुआ है। तो भुजू के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। वो सोचता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। इन टूल्स का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब खेती किसानी करने के लिए कौन कौन से हम टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पढ़ने वाले हैं। जैसे क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों ये, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स, मतलब उनका प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए। भाई क्रॉप्स उगाने हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। फिर सॉइल प्रिपेयर होने के बाद हम बीज बोते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड सोइंग। बीज बोने के बाद अब बीज को अच्छे से उगने के लिए हमें उसमें खाद वगैरह तो डालना ही पड़ेगा, है ना। वो हम पढ़ेंगे किस टॉपिक में? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में। कौन कौन से मैन्योर यूज करते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उनके नाम देखेंगे। देन भैया, आजकल तो इरिगेशन के भी अलग अलग मेथड आ गए हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, जो हम पानी डालते हैं। पानी नहीं डालेंगे, हमारे लिए जितना पानी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है ना। तो अलग अलग मेथड ऑफ इरिगेशन है बच्चों, उन सबको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर देखो, वीड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे खेतों में जबरदस्ती उग जाते हैं, ना, जो हमारे खेतों की फसलों को खराब करने में लगे रहते हैं। तो हम इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि इनसे हमारी फसलों को कैसे बचाया जा सकता है। देन लास्ट में जब फसलें हमारी पक जाएंगी तो उसको हार्वेस्टिंग के कौन कौन से मेथड है वो पढ़ेंगे। कैसे उसकी कटाई की जाती है, कैसे जो अ, अ, जो सीड्स हैं उनको कैसे निकाले जाते हैं, है ना। और एट द एंड हम पढ़ेंगे कि उनको स्टोर करना भी तो जरूरी है ना। यदि अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो चूहा आके खा के चला जाएगा, है ना। तो स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स इरेज ऑल दिस और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आज का। बच्चों, आप सभी को मालूम है हम दिन भर में बहुत काम करते हैं, और आप स्कूल जाते हो, वहां पढ़ाई करते हो, खेलते हो, है ना। इन सारी चीजों को करने में भी हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इनफैक्ट हर एक इंसान को काफी सारी एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड वी ईट, वो हमें क्या देता है? एनर्जी। क्या आपको मालूम है
जब आप रात को सोते हो आपको मालूम ही होगा, रात को जब आप सोते हो तो आपका हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है ना? आपका लंग्स पंप करता है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं, है ना? एयर वी ब्रीथ इन एंड आउट, वो थ्रू आउट द नाइट चलता है। तो देखो कितनी सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो हम रात को सोते समय भी करते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है ना? एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। अलग अलग बॉडी फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। डाइजेशन यानी फूड का डाइजेस्ट होना, हजम होना। रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जहां से हमें एनर्जी मिलती है। फिर एक्सक्रीशन। देन भाई हमें ये तो मालूम है कि प्लांट्स जो है अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करता है, प्रीवियस क्लासेस में हमें हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो एनिमल्स है या हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, है ना? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और साथ ही साथ देखो हमारी जो पॉपुलेशन है बच्चों, हमारे कंट्री की ही यदि आप पॉपुलेशन देखें तो अराउंड 1.4 बिलियन है। तो सोचो कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड का अरेंजमेंट करना। तो इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड की बहुत जरूरत है भाई। रोज खाना खाना है तो रोज के लिए प्रोडक्शन भी तो उतना ही होना चाहिए, है ना? फिर उसको प्रॉपर मैनेज करना, कहीं कोई इंसेक्ट ना खा जाए, है ना, सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तो उनको मैनेज करना अच्छे से जरूरी है। फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना भी उतना ही जरूरी है। इतनी सारी चीजें जब भुजू को पता चली तो उसको फिर अगेन उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। उसने सोचा कि हमें इतने सारे फूड की जरूरत होती है तो इसको हम प्रोवाइड कैसे करते हैं लार्ज अमाउंट में? भाई इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं तो फूड भी बहुत ज्यादा लगता होगा। तो यहाँ पे पहेली आती है और आंसर देती है कि भाई फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड जो है वो बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस होता है हमारे देश में। फार्मर्स लोग जो है वो बड़े बड़े फार्म्स में राइस, व्हीट, देन वेजिटेबल्स सबको क्या करते हैं? सो करते हैं, है ना? कल्टीवेट करते हैं। अब देखो तो पूरा चैप्टर जो है वो क्रॉप्स के बारे में है, तो देख लेते हैं कि क्रॉप्स की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरह के, ऑफ सेम काइंड लिखा है, एक ही तरह के प्लांट्स एक बहुत बड़ी जगह पे लार्ज स्केल में कल्टीवेट की जाती है, उगाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं, फसलें। जैसे यदि एक पूरे फील्ड में गेहूं गेहूं ही गेहूं बोया गया तो वो किसकी फसल हो जाएगी? गेहूं की फसल हो जाएगी, है ना? इसी तरह से सिर्फ गेहूं और चावल की ही फसलें नहीं होती है बच्चों। जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां, एक बहुत बड़े फील्ड में यदि सब्जियां लगा दी गई तो वो किसकी क्रॉप होगी? वो वेजिटेबल्स हो जाएंगी, है ना? वो सब्जियों की खेती कहलाएगी। फ्रूट्स के लिए भी सेम। तो देखो एग्जाम्पल में वही लिखा है, सीरियल्स में हमारे क्या आ जाते हैं? जितने भी पल्सेस हैं, राइस, व्हीट, है ना, ये सब सीरियल्स में आ जाएंगे। देन वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सेट्रा, जहाँ पे एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाए एक ही तरह के प्लांट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स होते हैं ना बच्चों, वैसे तो हमारी जो कंट्री है वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है। मतलब क्लाइमेट मतलब मौसम, हर जगह का मौसम अलग अलग है ना? नॉर्थ में आप चले जाओगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब, उत्तराखंड, इन जगहों में जाओगे तो वहां का वेदर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है ना? और साउथ में चले जाओगे तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस वैसे तो अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। लेकिन जो क्रॉप्स है उनको बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक खरीफ क्रॉप कहलाती है और दूसरे को हम राबी राबी क्रॉप कहते हैं। ठीक, अब खरीफ क्रॉप के बारे में पहले देख लेते हैं। बच्चों एक जो क्रॉप है वो हमारी रेनी सीजन में उगाई जाती है, तो वो क्रॉप हमारी क्या कहलाती है? खरीफ। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हो तो याद रखना है कि वो जून से लेकर सितंबर तक क्या की जाती है? कल्टीवेट की जाती है। रेनी सीजन हम
हमारा कब रहता है? देखो, जैसे ही हमारी गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली रहती है ना जुलाई के बाद से, तो जनरली जुल आजकल तो जुलाई के बाद से बारिश होना शुरू होती है, लेकिन पहले हम जून से लेकर सितंबर तक काउंट करते थे। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी में भाई जून से सितंबर बोला है। तो याद रखना कि जून से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन होता है और वहाँ पे हम कौन-सी फसलें फसलें उगाते हैं? खरीफ क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, ठीक? हम नहीं उगाते, किसान भाई लोग उगाते हैं, है ना? फार्मर्स लोग उगाते हैं। तो खरीफ की क्रॉप्स हमारी रेनी सीजन में होती है। और खरीफ की क्रॉप में कौन-सी क्रॉप्स होती हैं? बेसिकली पैडी। क्या आपको मालूम है पैडी किसकी क्रॉप होती है? ये होती है हमारी राइस की खेती। राइस नहीं बोलेंगे, धान की खेती बोलते हैं उसको, है ना? धान उगते हैं, उसमें से फिर बीज जो निकाले जाते हैं, वो हमारे राइस होते हैं, ओके? तो पैडी इज़ धान की खेती। देन मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट मतलब मूँगफली और कॉटन। इन सब की खेती जो है वो कब की जाती है, किस सीज़न में? वो रेनी सीज़न में। अब देख रहे हो बच्चों, ये वाली फ़ोटो आप देख के याद रख सकते हो, ये पैडी की खेती है, हुँ? किसकी? पैडी मतलब राइस लगाए जा रहे हैं। देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ है। अब इतना पानी यदि ज़रूरत है तो ऑब्वियसली रेनी सीज़न में इन फसलों को उगाना पड़ेगा जिससे कि ईज़िली हमें क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। अदरवाइज़ पानी की कमी हो सकती है ना? तो याद रखना खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीज़न में उगाई जाती है और बेसिकली कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है? जून से लेकर सितंबर तक। याद रखने की बात एग्ज़ाम्पल भी है बच्चों, एग्ज़ाम्पल आपके एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। राइट टू एग्ज़ाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो आपको याद रखना है पैडी। पैडी तो याद रहना चाहिए अब आपको कि देखो इतना सारा पानी लगता है, लगभग-लगभग आपके पैर आधे डूबे होने चाहिए, इतना पानी लगता है अ धान की खेती के लिए मतलब चावल उगाने के लिए, ठीक? तो पैडी एक आप अच्छे से याद रखना, मेज़ याद रखना, 2 याद रख लिए तो सफिशिएंट है, ठीक? अब दूसरा जो क्रॉप है वो है हमारा अ, राबी क्रॉप। ये राबी क्रॉप जो रहता है ना, ये विंटर के सीज़न में उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक, दिसंबर याद रखना, क्रिसमस हॉलिडे होते हैं, विंटर वेकेशन, है ना? दिसंबर के आगे और पीछे का मंथ ऐड कर लेना। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारी राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उसमें हमारा व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ध्यान से देखो, मार्च के बाद से ही आप अप्रैल आता है और अप्रैल से कितनी गर्मी पड़ने लगती है ना? अप्रैल के बाद से ही तो समर वेकेशन शुरू हो जाता है। तो व्हीट की जो क्रॉप होती है ना बच्चों, उसको बहुत अच्छे से सुखाने की ज़रूरत होती है। एकदम सूख के ग्रीन से वो येलोइश कलर में हो जाता है। तो इतना ज़्यादा जब सुखाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सनलाइट, है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो व्हीट रहता है, वो राबी क्रॉप में आता है। अब यार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेनी सीजन वाला जो है वो राबी क्रॉप होगा। नहीं, हमें इस तरह से याद रखना है कि आर फॉर राबी, तो आर फॉर रेनी हो ही नहीं सकता, इस तरह से हमें याद रखना है। तो आर फॉर राबी रेनी नहीं हो सकता तो कौन सा रेनी सीजन में होता है? खरीफ की क्रॉप रेनी सीजन में होती है। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। तो अब आई आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा कि राबी की क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में नहीं होती है, तो खरीफ की क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में होती है। और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? जून से लेकर, है ना, सितंबर तक स्टार्ट होता है। और उसके एग्जाम्पल्स हमको कैसे याद रखने हैं भाई? धान की खेती, जो चावल की खेती है, उसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो हमारा जो खरीफ क्रॉप है उसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? पैडी हो जाएगा, राइट? पैडी और सोयाबीन याद रख सकते हैं हम आराम से, ग्राउंडनट याद रख सकते हैं, है ना? इनमें से 2 कोई भी आप अच्छे से याद कर लेना। और राबी की क्रॉप में व्हीट तो याद रहेगा, ग्राम याद रख लेना, पी। देखो मटर की फली जो है वो हम गर्मी के सीज़न में खाते हैं। मस्टर्ड जो येलो-येलो सरसों के फूल आपको दिखते हैं, वो गर्मी के सीज़न में दिखते हैं। तो इस तरह से आपको 2 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है बच्चों। एक तो एग्जाम्पल याद रखना है राबी क्रॉप का और खरीफ क्रॉप का, साथ ही साथ आपको मंथ्स याद रखने हैं। खरीफ क्रॉप कब से कब तक होती है? जून से लेकर सितंबर तक, ये याद रखना है। और हमारी जो राबी क्रॉप होती है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक याद होती है। ये 2 चीजें याद रखनी है हमको। अच्छा, इसके अलावा भी भाई, ये तो हो गया हमारा रेनी और विंटर सीजन की क्रॉप। गर्मियों में भी तो कुछ उगाया जाता होगा, है ना? तो गर्मियों में भी कुछ क्रॉप्स उगाई जाती है बच्चों। उनको हम ज़ायद क्रॉप्स बोलते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में वो नहीं है, इसीलिए हमने इसको नहीं पढ़ना है, बस देख लेना है कि भाई हाँ, गर्मियों में भी कुछ क्रॉप्स उगाई जाती है। देख रहे हो सनफ्लावर है, आपको मालूम है ना? सनफ्लावर का फेस जो है, ये जो फ्लावर है इसका फेस सन के अकॉर्डिंग घूमता रहता है ना?
सुबह सुबह ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में रहेगा, धीरे धीरे वेस्ट की डायरेक्शन में मूव होने लगता है। तो हम ये तो हमने कहानी सुन ली, लेकिन जायद क्रॉप्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। याद रखना है खरीफ और राबी की क्रॉप्स को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमें जो है वो क्रॉप उगाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बच्चों, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि बीजों को अच्छे से बो दिया जाए। प्रिपेयर करने में क्या करते हैं? सॉइल को थोड़ा सा लूज करते हैं। आगे और डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा सोइंग, भैया बीजों को बोना पड़ता है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम या फिर मैन्योर डालते हैं या फर्टिलाइजर। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। बैक एक्सरसाइज में भी है, हम देखेंगे क्या है मैन्योर, क्या होता है फर्टिलाइजर, क्या होता है, एक एक करके सब देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें पढ़ना है इरिगेशन। भैया देखो कितनी सुंदर सी पिक्चर है ना। आजकल इसी तरह के स्प्रिंकलर्स यूज होते हैं क्या करने के लिए? इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पानी डालने के लिए, है ना। हम अच्छे से देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, हम मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अनवांटेड प्लांट्स जो है उनको हटाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जो प्लांट्स हमारे एक्चुअल में जो हमारी क्रॉप है ना, उसके न्यूट्रिशन को ये फालतू के प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे प्लांट्स जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी होता है। देखेंगे कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। देन हार्वेस्टिंग, अच्छे से फसल हमारी पक गई तो उनको कटाई करना, उनको अच्छे से स्टोर करके रखना जरूरी है। तो इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन देखते जाएंगे। ओके, तो ये हम कटाई करके देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको कैसे स्टोर करते हैं ये भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ध्यान से सुनना बच्चों, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक बार अच्छे से सुन लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर बाय योर ओन। देखो क्या करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते ही क्यों है ये समझते हैं और क्या होता है। आप ध्यान से इस फील्ड को देखो। देखो फील्ड इधर की मिट्टी कितनी हार्ड है, ये दोनों पर्सन मिलके इसको क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अनवांटेड प्लांट्स जो लगे हुए हैं उनको भी खोद के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि इस हार्ड सॉइल में यदि हमने सीड्स डायरेक्ट बो दिया होता तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो सीड्स की शूट को निकलने के लिए या रूट को स्प्रेड होने के लिए जो जड़ें हैं उनको फैलने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए ना बच्चों। देखो हम भी यदि जब स्पेशियस रूम में रहते हैं तो हमें कितना अच्छा रहता है, लगता है। और जब हम कोजी से छोटे से रूम में रहेंगे तो हमको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। उसी तरह से एक सीड को भी जर्मिनेट होने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक, तो समझ में तो आ ही गया होगा क्यों हम टर्न कर रहे हैं। लेकिन बच्चों बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है, आगे हम उन पॉइंट्स को भी देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल के। एक तो मैंने आपको बता दिया सीड्स को अच्छे से जर्मिनेट होना, लेकिन और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट्स है इसके, वो भी देखेंगे। लेकिन देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के कुछ स्टेप्स हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डायरेक्ट हम खोदने नहीं लगते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ऑब्वियसली फार्मर्स या फार्मर्स क्या करते हैं उसमें सॉइल के ऊपर थोड़ा सा मेन्योर डाल डाल देते हैं, मतलब खाद थोड़ा सा छिड़क देते हैं। क्या होता है, खाद छिड़कने से जब सॉइल को टर्न किया जाता है या मिक्स किया या लूज किया जाता है तो ये जो खाद है ना, ये जो मेन्योर है ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। तो पहले स्टेप में ही हमने अच्छा एक सीड को जर्मिनेट होने अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्टेप हमने मेन्योरिंग का रखा है। तो मेन्योर किया जाता है, उसके बाद प्लोइंग की जाती है। प्लोइंग इज नथिंग बट लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। देखो बार बार अब मैं लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ना बोल के क्या बोलूंगी, या टिलिंग या प्लोइंग। देखो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड
टेलिंग और फ्लोइंग। लूज करना या टर्न करना, नीचे की सॉइल को ऊपर लाना ही क्या कहलाता है? टेलिंग या फ्लोइंग कहलाता है। इसे हम फ्लो की हेल्प से करते हैं बच्चों। हम आगे देखेंगे कि फ्लो किस तरह का होता है। फ्लोज आर जनरली मेड ऑफ वुड और आयरन। हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि फ्लो किस तरह का होता है, और समझेंगे जब हम एग्रीकल्चरल टूल्स देखेंगे उस समय। ठीक, आगे देखो, फ्लो करने के बाद हम क्या करते हैं? सॉइल को लेवल करना पड़ता है बच्चों, जिससे कि इरिगेशन के समय, इरिगेशन मतलब पानी डालते समय फील्ड यदि ढलान वाली होगी तो पूरा पानी कहाँ चला जाएगा? एक ही तरफ जाके जम जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। हमें पूरा जो वाटर है वो इक्वली स्प्रेड होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए उस सॉइल को जब हम फ्लो करते हैं ना, तो देखो इतने बड़े बड़े चंक्स सॉइल के बड़े बड़े क्या होते हैं? चंक्स हो जाते हैं। तो उन चंक्स में तो हम पानी या सीड्स नहीं सो कर सकते। इसको क्या करना पड़ता है? लेवल करना पड़ता है ना? तो द प्लोड फील्ड मे हैव बिग clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. ठीक, बड़े बड़े क्रम्स को जो टुकड़े हैं सॉइल के, उनको ब्रेक करके क्या कर दिया गया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो उससे क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, सोइंग के लिए भी हेल्प होता है और इरिगेशन के लिए भी हेल्प होता है, मतलब सिंचाई करने के लिए भी हेल्प होता है। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? इरिगेट कर देते हैं पानी में थोड़ा सा, क्योंकि ड्राई सॉइल में तो हम सीड को सो नहीं कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही हम बोलेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए जैसे कि मैंने बोला, कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है, मतलब टूल्स का यूज किया जाता है। उन टूल्स को देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, है ना? तो एडवांटेजेस भी पहले देखते हुए चलते हैं बच्चों। टिलिंग अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखो, टिलिंग करने से क्या होता है? जो हमारे रूट्स है ना, जो प्लांट के रूट होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। अब जैसे ही हमने टिल किया तो सॉइल जो है वो लूज हो गया। लूज हो गया तो पहली चीज तो ये होगी कि जो जड़ें हैं वो इजिली डीप अंडर द अर्थ पेनिट्रेट कर पाएंगी, है ना? अंदर तक जा पाएंगी। और जितनी ज्यादा अंदर जड़ें रहेंगी, जितनी ज्यादा फैली हुई जड़ें रहेंगी, प्लांट्स उतना ही अच्छा होता है। वाटर सप्लाई टू द प्लांट भी उतना ही अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या होगी? जैसे ही हमने सॉइल को लूज किया ना, तो रूट्स, जो प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ, है ना? आपको मालूम है ना, प्लांट्स भी जो है वो कार्बन रिस्पायर करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये तो मॉर्निंग के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लेकिन थ्रू आउट द डे एंड नाइट दे रिस्पायर ऑल्सो। जब वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो दे रिक्वायर ऑक्सीजन ऑल्सो। अब ये ऑक्सीजन जो है वो हार्ड सॉइल में तो अंदर इजिली नहीं जा सकता। तो जब सॉइल को लूज किया जाता है ना, तो ऑक्सीजन इजिली जो है वो अंदर तक जा पाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है रूट्स में, तो इट ब्रीथ्स इजिली। तो प्लांट्स भी जो होते हैं हमारे इजिली ग्रो होते हैं। अब देखो, यही चीज हमें यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, तो अब आप क्या आंसर कर पाओगे? सिंपल है, रूट्स ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना? और जब हम लूज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई इजी हो जाती है ना? देखो, यदि इसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? इट क्रिएट्स एयर स्पेस विद इन द सॉइल। सॉइल के अंदर क्या क्रिएट करता है? एयर स्पेस क्रिएट करता है, परमिटिंग ऑक्सीजन टू सर्कुलेट मोर इजिली। ऑक्सीजन को सर्कुलेट होने में जिससे कि ईज हो जाए, एंड रीच द रूट्स, और रूट्स तक पहुंचता है, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड ओवरऑल प्लांट हेल्थ, जो कि प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए और प्लांट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। इसके पहले तो हमने देखा ही है, रूट्स को स्प्रेड होने के लिए जरूरी होता है, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। इसके अलावा भी दो और स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है बच्चों। क्या क्या स्टेप्स है? लूजनिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म जानते हो क्या होता है? जो केंचुए होते हैं ना, को अर्थवर्म बोलते हैं। ये दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। क्या मालूम है आपको? यदि आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, तो अर्थ वर्म्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये क्या करते हैं सॉइल को? पता है? ये नेचुरली मेन्योरिंग करते हैं। नेचुरल मेन्योर करने के लिए हम अर्थ वर्म्स का यूज कर सकते हैं। अर्थ वर्म्स क्या करते हैं?
सॉइल को ह्यूमिड भी करते हैं बच्चों, हल्की सी नमी बना के रखते हैं, अदरवाइज सॉइल जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये मेन्योर के लिए भी काम करते हैं, लूज भी करते हैं सॉइल को, और ह्यूमस भी बढ़ाते हैं। ह्यूमस मतलब हल्की सी नमी भी सॉइल में बढ़ाते हैं। तो देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसके अलावा जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गया, आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इस चैप्टर में भी हमें थोड़ा पढ़ना है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, वो डायरेक्ट तो हमारा प्लांट ले नहीं सकता, तो प्लांट के यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है कौन, राइजोबियम। वो जो बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है सो दैट प्लांट कैंट यूज द नाइट्रोजन। डायरेक्ट प्लांट जो है ना वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नहीं यूज कर सकता। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स जो है वो इजिली इनको एब्जॉर्ब कर सके। तो 1 मार्क का क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना। ओके, तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में। दे आर friends of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Okay, तो growth of microbes और earthworm भी इजी हो जाता है लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से इस पिक्चर को देखो, नीचे कितने सारे हमें क्या दिख रहे हैं, बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, है ना, और रूट्स भी जाते हुए दिख रहे हैं। अब क्या मालूम है आपको कि ऊपर के कुछ सेंटीमीटर में ही बस प्लांट्स ग्रो होते हैं, नीचे वाले हिस्से में प्लांट्स की रूट्स नहीं, बहुत ज्यादा नीचे डीप में नहीं जा पाती है। ऊपर ऊपर हिस्से के जो सॉइल होते हैं उन्हीं को एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए ना, उसमें ही न्यूट्रिएंट ज्यादा होने चाहिए जिससे कि प्लांट्स जो है उनको इजिली एब्जॉर्ब कर सके। जब बहुत ज्यादा पुराना सॉइल हो जाता है ना, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ऊपर वाली सॉइल तो बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा के यूज्ड अप हो गई, बार बार ग्रो करने से प्लांट्स इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। तो ऊपर वाली सॉइल में अब ज्यादा न्यूट्रिएंट बचे नहीं, नीचे वाली सॉइल में लेकिन न्यूट्रिएंट है। अब जब हम टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं ना, सॉइल को टर्न करते हैं, तो नीचे वाली जो न्यूट्रिशियस सॉइल है वो आ जाती है कहाँ, ऊपर, और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। अगेन माइक्रोब्स वगैरह जब डेड होंगे या प्लांट्स वगैरह डेड होंगे, तो अगेन नीचे वाली सॉइल जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशियस हो जाती है। अभी फिलहाल हमें कहाँ जरूरत है न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की, ऊपर वाली टॉप लेयर में, है ना, जहाँ पे हमें प्लांट्स को ग्रो करना है। तो इसीलिए टर्निंग ऑफ सॉइल से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो ऊपर वाली सॉइल है वो हमारी न्यूट्रिशियस हो जाती है। यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है बच्चों। देखो, अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल में मिनरल, वाटर, एयर सब रहता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, है ना। In addition, dead plant and animals get decomposed by soil organisms. ये जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं ना, ये जिनको हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और ये जो डिकम्पोज हो गए डेड प्लांट और एनिमल है ना, ये हमारे सॉइल में क्या करते हैं, वापस इसको रिप्लेनिश करते हैं, किससे, न्यूट्रिएंट्स से। तो जब नीचे वाला सॉइल न्यूट्रिशियस हो गया, इसको टर्न करके ऊपर लाया गया और उसके बाद उसमें क्या किए गए, सीड्स सो किए गए। तो यहाँ इतना चीज आपको याद रखना है बच्चों। तो यहाँ ये दिस इज द लास्ट टॉपिक इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको यदि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल लिखने के लिए आया तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेप क्या है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, ये लिखना है हमको, है ना। और उसके बाद हम एडवांटेजेस लिखेंगे, कौन से 3 एडवांटेजेस जो हमने देखे वो लिखना है। इट अलाउज द रूट्स टू स्प्रेड एंड ब्रीथ इजिली, फर्स्ट एडवांटेज था। सेकेंड एडवांटेज में हमने क्या देखा, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स जो रहते हैं दे ग्रो वेल, है ना, सेकेंड स्टेप में ये लिखना है। और थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बाय turning the soil, the nutritious soil comes on the top layer of the soil which supports the growth of plant. Therefore turning and loosening of soil is very important part of the crop production. ठीक, तो इतना हमको यदि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक आया तो इतना आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, अभी जो हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, मिट्टी को खोदी,
इसके लिए कई सारे हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट्स है, मतलब टूल्स है ना। तो जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो इन टूल्स का यूज करते हैं। तो पहला टूल देखो, प्लो। जो अभी मैंने बताया, प्लो हमको देखना है। देखो प्लो इस तरह, एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है। प्लो इस तरह का होता है बच्चों। प्लो का आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स है ना, उनको भी याद रखना है। ओके, कभी कभी ये आ जाता है डायग्राम बनाने के लिए। तो ध्यान से देखो, नीचे वाला जो स्पेस है प्लो का, इसे प्लो शेयर कहते हैं, है ना। और ये जो स्टिक रहती है, इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। तो ये प्लो शेयर, जिससे हम खोदेंगे मिट्टी को, हम नहीं, फार्मर्स खोदेंगे मिट्टी को। और ये जो हैंडल रहता है, ये हमारा क्या, प्लो शाफ्ट कहलाता है। ये हैंडल है, बहुत इजी है याद रखना। प्लो शेयर और प्लो शाफ्ट को अच्छे से याद रखना है आपको। हैंडल तो इजीली याद ही रहेगा। ये वुडन बीम होता है बच्चों। इस वाले डायग्राम को देखो ध्यान से, देखो ये एक स्ट्रेट वुड दिख रहा है, ये बीम कहलाता है। देखो ये वाला जो स्ट्रेट पोर्शन दिख रहा है ना, ये एक तरफ एक बुल आएगा, दूसरी तरफ दूसरा बुल आएगा। तो ये वुडन बीम जो है, ये नेक ऑफ द बुल हम लगाते, मतलब फार्मर्स लगाते हैं। ओके, आजकल नहीं लगाया जाता है आजकल, तो क्योंकि बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाती थी, है ना। तो आजकल तो ये प्लो यूज ना करके क्या करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं ना। मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है हमारे पास, है ना। ये तो हम ट्रेडिशनल मेथड देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली कैसे फार्मर्स इनको यूज करते थे। तो देखो यहाँ से इस हैंडल को ये तो लगा दिया बुल के नेक में, इसे फार्मर्स जो है जोर से प्रेस करके रखते थे, और यहाँ से इस पोर्शन से जो मिट्टी है नीचे से क्या होती थी, खोदी जाती थी। ठीक, तो इतना याद रखना है हमें। पार्ट्स ऑफ फ्लो याद रखना है। पार्ट्स ऑफ फ्लो, फ्लो किस लिए यूज होता है, टेलिंग ऑफ सॉइल के लिए, सॉइल को टेल करने के लिए, या लूज करने के लिए, या टर्न करने के लिए। सीधे टेलिंग यदि आपने लिख दिया तो इसी का मतलब होता है टर्निंग एंड लूजनिंग। तो बोथ आर करेक्ट, या आप टर्निंग एंड लूजनिंग लिख दो या फिर टेलिंग लिख दो। ठीक, फ्लो की हेल्प से ये करते हैं। साथ ही साथ देखो, रिमूवल ऑफ वीड्स, वहां पे पीछे आपने डायग्राम में देखा था, जो अनवांटेड प्लांट है उनको भी, वो भी तो उखड़ जाते हैं तो वो धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ वीड्स भी इसी के थ्रू किया जाता था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लो में याद रखना है, प्लो शेयर जो नीचे की तरफ होता है, प्लो शाफ्ट जो ये स्टिक होती है वो होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड ना, और ट्रायंगुलर स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये जो छोटा सा दिख रहा है आयरन का बना हुआ रहता है, इसी को हम प्लो शेयर कहते हैं। ओके, ये जो है ये बीम कहलाता है। ये वाला जो बुल्स के ऊपर लगाया जाता है, इसको हम बीम कहते हैं। ओके, और ये हैंडल होता है। ये चार आपको पार्ट याद रखनी है। देखो, द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। हमको मालूम है जो पुराने जमाने के वुडन प्लो है, इनको अब रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एनिमल्स को ना यूज करके यदि हम ट्रैक्टर वगैरह या न्यू मेथड यूज करें तो इट विल बी टाइम कंज्यूम लेस टाइम, टाइम भी कम लगेगा, है ना, मेहनत भी कम लगेगी। साथ ही साथ एनिमल्स बेचारे, उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आजकल नए प्लो यूज किए जाते हैं, मॉडर्न प्लो यूज किए जाते हैं ट्रैक्टर में लगा के। इस पर्सन को ही आप देखो कितनी मेहनत से, ऊपर से जब तक जोर से प्रेस करके नहीं रखा तो नीचे की मिट्टी इजिली खुदती ही नहीं है। तो कितना मेहनत का काम है, इसीलिए लेटेस्ट टूल यूज करना ज्यादा जरूरी हो गया है ना। देखो प्लो के अलावा दो और टूल, देखो लेटेस्ट टूल की बात की मैंने तो कल्टीवेटर आ गया। आजकल के जमाने में ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, सेम वही चीज होगी, लेकिन कल्टीवेटर क्या है, इजिली कर लेता है। तो आजकल कल्टीवेटर्स यूज किए जाते हैं। एक हो भी है जो आपको दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। हो देखो इस तरह से, हो को हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हो को क्या बोलते हैं, गैती बोलते हैं, गैती। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसे हम गैती बोलते हैं, और इससे हल्की फुल्की मिट्टी खोदते हैं, या फिर जो अनवांटेड प्लांट लग जाते हैं हमारे बगीचे में, उसको हटा दिया जाता है इसके यूज से। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हो बोलते हैं। तो हो क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। वीड्स को हटाता है और सॉइल को लूज करता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। देखो जनरली ये वुड का होता है, यहाँ पे आयरन का भी होता है, बोला है, होता होगा, लेकिन आई हैव नॉट सीन, हमने लकड़ी का ही देखा है भाई। तो ये वाला जो है वो लकड़ी का है, आयरन का भी होता है। तो इन दोनों को लिखना है अपन को, जब हमको यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड
एंड वेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। देखो एक तरफ स्ट्रॉन्ग ये ब्लेड लगा हुआ है ना, जिससे खोदते हैं हम, ये स्ट्रॉन्ग होता है और आयरन का होता है ऑब्वियसली, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। देखो कई सारे, मैंने जो देखा है वो तो मैनुअल वाला देखा है, इसमें बीम लगा के एनिमल्स के द्वारा भी इसका यूज होता था, हो का यूज। ठीक, तो ये हो गया हमारा हो यदि आ गया तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, मेड अप ऑफ आयरन प्लेट, आयरन बेंड प्लेट लिख देना, एंड अ लॉग ऑफ वुड। ओके, इतना लिखना है अपन को। फिर आ जाते हैं कल्टीवेटर। जैसे कि मैंने बोला, सेम वही प्लो जो होता है वो ट्रैक्टर के द्वारा जो होता है उसको हम कल्टीवेटर, वो उस मशीन को हम क्या कहते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator save labor and time. Obvious है, मेहनत भी बचाता है और टाइम को भी बचाता है। तो देखो कल्टीवेटर एक साथ, वहां पे तो एक ही हमारा प्लो था, यहाँ पे कितने सारे हैं, तो कितनी एक साथ कितनी जगह पे एक साथ प्लो हो सकता है ना। ऑब्वियसली कल्टीवेटर इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है। तो चलो यहाँ से हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पूरा टॉपिक खत्म होता है बच्चों। हमने टूल्स भी देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था? बीज को बोना। अभी हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है, अब हमें क्या करना है? बीजों को बोना है। तो सोइंग विल बी द नेक्स्ट स्टेप। सोइंग में बच्चों आप ध्यान से याद करो, आपके घर में यदि आपने देखा होगा मम्मी लोग सीड्स या दाल या ब्लैक आइड बीन्स जो होते हैं, है ना, उनको जब फुला के रखती हैं तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं, है ना। ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वो जो ऊपर की तरफ तैरने वाले सीड्स है या पल्स है या ब्लैक बीन्स है, वो सारे क्या है? वो हॉलो है, वो अंदर से खाली है, तभी तो ऊपर तैर रहे हैं। और ये जो हॉलो सीड्स होते हैं ना बच्चों, इनसे एक हेल्दी प्लांट कभी भी ग्रो नहीं किया जा सकता। तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोइंग भी की जाए। ऐसे ही कोई भी बीज उठा के गए और सो कर दिए तो यू विल नॉट गेट गुड क्रॉप, है ना, अच्छे क्रॉप्स नहीं मिलते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड अनदर प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में। सेलेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं? जो फार्मर्स होते हैं उनको तो बहुत सारे उनको बहुत नॉलेज होता है, तो वो अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। और एक ट्रेडिशनल मेथड यही है कि वो सीड्स को किसमें पानी में भिगो के रखते हैं। जो सीड्स ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं दे रिमूव देम, वो अच्छे सीड्स नहीं होते, दे आर हॉलो, अंदर से क्या होते हैं? हॉलो होते हैं और हल्के फुल्के होते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है? खराब है। बाकी नीचे वाले बचे जो सीड्स रहते हैं, दे आर गुड क्वालिटी सीड्स, और उसमें हमें क्या मिलेंगे? अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स मिलेंगे। तो फार्मर्स जनरली अच्छी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो सीड्स सोइंग के भी तो मेथड्स होते हैं ना। बीज को पहले जो है वो हाथ में लिया जाता था और स्प्रेड कर दिया जाता था, लेकिन आजकल बच्चों बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स, देखो क्या होता था, बीज को यदि स्प्रेड कर दोगे ना आप सीधे सीधे ले जाके, तो बर्ड्स आके कई सारी बीज खा लेंगी। कभी ऐसा होगा कि एक जगह पे बहुत ही ज्यादा बीज गिर जाएगा और कहीं कहीं पे हमारे बीज गिरेंगे ही नहीं, है ना। ऐसे सीधे सीधे हाथ से यदि डालने जाएंगे तो कहीं कहीं ज्यादा प्लांट्स दिखेंगे, कहीं कहीं ऐसे हॉलो दिखेगा। तो ठीक से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट यदि नहीं होता है, क्रॉप का यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो क्रॉप भी अच्छे से नहीं हो पाती है बच्चों। तो आजकल जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेते हैं, फिर हम आज के सीड ड्रिल्स को भी देखेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था बच्चों? जैसा आपने प्लो देखा था ना, एनिमल ड्रिवन प्लो, उसी तरह से इस तरह से एक इस फनल शेप का, एक इस तरह से फनल शेप का दो तीन इस तरह से फनल शेप के ट्यूब्स लगा दिए जाते हैं बच्चों, और स्ट्रेट ऐसा मिट्टी में ये फनल शेप के ट्यूब्स स्ट्रेट यहाँ मिट्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ जैसे जैसे वो खोदते जाते हैं ना, यहाँ देखो ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ से वो सीड्स को लगभग लगभग दो तीन फनल्स एक साथ लगा देते हैं। तो यहाँ से वो सीड्स को डालते जाते हैं और इनको आगे की तरफ पुश करते जाते हैं एनिमल्स को, और सीड्स जो है धीरे धीरे एक लाइन से लगते जाते हैं। तो इस तरह से जब ट्रेडिशनल मेथड में फनल के थ्रू सीड्स को सो किया जाता था ना बच्चों, तो कितना टाइम लगता होगा सोचो। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लेयर एक साथ लगा सकते हैं, तो दिन भर पूरा ये काम दिन भर में भी कंप्लीट नहीं हो पाता था इफ द फार्म इज वेरी बिग, है ना। तो बहुत टाइम लग जाता था। ये ट्रेडिशनल मेथड जो फनल मेथड है, इसको पहले के जमाने में यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो ट्रैक्टर ड्रिवन
सीड ड्रिल्स यूज किए जाते हैं। देखो nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractors। क्या किया जाता है, देखो ये पूरी एक पट्टी दिख रही है ना, इसके अंदर स्पेस है, यहाँ पूरे में क्या डाल दिया जाता है, सीड्स डाल दिया जाता है। और देखो कितने सारे हमारे वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे फनल में, नीचे ट्यूब लाइक है ना, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये खोदते भी जाएंगे। देखो ये दो काम करते हैं बच्चों। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो न्यू मेथड्स है उनमें। यहाँ क्या-क्या हो रहा है, देखो पहले खोदा, खोदते भी जा रहे हैं, एक-एक करके जहाँ-जहाँ खोदते जा रहे हैं वहाँ सीड्स को सो भी करते जा रहे हैं, यहाँ से सीड्स नीचे गिरते भी जाएँगे। और नीचे एक और आपकी लेयर दिख रही है आपको? 2 लेयर होती है बच्चों, एक आगे वाली लेयर होती है जो मिट्टी को दोबारा खोदती है, लूज़न सॉइल को भी दोबारा खोदती है, फिर यहाँ से सीड्स जो है वहाँ गिरते जाते हैं। और ये जो सेकंड लेयर आप दिख रहे हो, देखो ना ड्रिल्स की, ये सेकेंड लेयर अगेन सॉइल को टर्न कर देती है। इससे क्या होता है, इससे जो सीड्स हमने डाले यहाँ, ये सीड्स जो डाले गए उसके ऊपर अगेन सॉइल आ जाता है। जनरली पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड में सीड्स तो डाल देते थे, लेकिन जरूरी नहीं है वो सीड्स सारे के सारे ग्रो कर जाए। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स आके खा जाते थे या बर्ड्स आके खा जाती थी। तो क्योंकि वो मिट्टी के अंदर तो जाते नहीं थे, ऊपर से ही डाल दिए जाते थे, तो बर्ड्स आके खा जाती थी। आधे से ज्यादा सीड्स तो ऐसे ही खराब हो जाया करती थी, इंसेक्ट्स लग जाते थे या बर्ड्स आके खा जाती थी। लेकिन अब क्या होते हैं, ये सीड ड्रिल्स क्या करते हैं, उसके ऊपर से, उन सीड्स के ऊपर से एक लेयर ऑफ सॉइल भी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, सीड्स तो अंदर मिट्टी में छुप गई, नाउ द बर्ड्स कैन नॉट टेक इट। इवन जो नमी के कारण फंगस या बैक्टीरिया लग जाते थे, वो भी नहीं होंगे। तो हमारे जो टोटली जितने भी सीड्स डाले गए सबके सब दे आर गोइंग टू बिकम अ हेल्दी क्रॉप, है ना, वो हेल्दी क्रॉप बनने वाले हैं। तो देखो वही दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल। पहले तो आपको मालूम है लेबर और टाइम बढ़ाया, वो आप पॉइंट लिख सकते हो। फिर दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। देखो इक्वल डिस्टेंस में भी बोए जा रहे हैं और इक्वल डेप्थ में भी बोए जा रहे हैं। तो हर एक जो क्रॉप होगा वो हेल्दी और एक जैसा होगा, है ना। इट एंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय सॉइल। देखो जो स्टेप बोला कि सेकेंड वाला जो ड्रिल है ये सॉइल को क्या करता है, बीजों के ऊपर डाल देता है, तो कवर कर देता है सीड्स को, है ना। तो इससे क्या होता है, बर्ड्स जो है वो नहीं खा पाते इनको, या फंगस भी नहीं लग पाते हैं। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में ही डिस्कस किया। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। देखो पहले जैसे हाथ से डाल देते थे, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स हो जाता था, उससे हर एक प्लांट में सफिशिएंट लाइट, न्यूट्रिशन, वाटर पहुंच ही नहीं पाता था। अब क्या, इक्वल डिस्टेंस पे लगाने से क्या होता है, हर एक प्लांट को इक्वल सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर मिल जाता है, तो हर एक प्लांट का ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगा। ठीक, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है सोइंग का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में सोइंग के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने को बोला गया है। तो उसको कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोइंग की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो ओके यहाँ पे मैंने सोइंग की डेफिनेशन मेंशन नहीं की है, तो आप सोइंग की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द process of process of planting seeds into a soil, तो इज नोन एज सोइंग। आप सोइंग की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले सोइंग की डेफिनेशन लिखोगे आप, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। देन आपको क्या लिखना है कि इट इज वेरी एसेंशियल टू सेलेक्ट गुड सीड्स इन ऑर्डर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स, है ना। सो फार्मर्स यूज डिफरेंट प्रोसेसेस टू सेलेक्ट गुड सीड्स। उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को बता सकते हो कि वाटर में जब हम सीड्स को रखते हैं तो जो अनहेल्दी हॉलो सीड्स रहते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो फार्मर्स उनको हटा देते हैं, राइट। उसके बाद आप टूल्स के बारे में लिख सकते हो, ट्रेडिशनल टूल थोड़ा सा लिख देना, फनल शेप्ड टूल, और सीड ड्रिल के बारे में लिख देना, और सीड ड्रिल के थोड़े से एडवांटेजेस एक दो याद करके लिख देना। तो इस तरह से आपका सोइंग वाला जो टॉपिक होगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, वो है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बीज तो हमने बो दिया,
लेकिन इन बीजों को हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि हेल्दी प्लांट्स मिल सके, क्रॉप्स हमारी हेल्दी हो सके, तो फार्मर क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, मिट्टी में खाद डालते हैं। इनिशियली जो हमने थोड़ा बहुत खाद डाला था, मैन्योरिंग की थी, वो बहुत कम होता है बच्चों। बाद में जैसे-जैसे सॉइल पुरानी होती जाती है ना, और प्लांट्स जैसे-जैसे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि दे रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट, है ना? तो उसके लिए हमें एडिशनल टाइम टू टाइम फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं। अब देखो, मैन्योर और फर्टिलाइज़र 2 अलग-अलग वर्ड है। अब ये मैन्योर जो होता है ना बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स वो चीज़ जो, वो खाद जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, जिसमें कोई केमिकल ना मिला हो, जैसे काऊ डंग हो गया, या डेड प्लांट्स हो गए, या डेड ऑर्गेनिज्म्स हो गए। इनको एक पिट में फार्मर डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं ऊपर से। कुछ दिन बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं ना, वो भी न्यूट्रिएंट्स रिच रहते हैं, लेकिन ये जो है, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और ये केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। ओके, सबसे पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यदि आया डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे? हम लिखते हैं द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो देखो, सिंपल है, वो सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? इन ऑर्डर टू गेट सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए, सो एज टू गेट हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स जिससे कि हमें मिल सके। तो वही हमारे क्या होते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं मैन्योर कैसे दिखता है। देखो बच्चों, ऐसा दिखता है ना, काऊ डंग को जब सुखा के उसको यूज किया जाता है, तो इस तरह का मैन्योर दिखाई देता है। ऑर्गेनिक होता है ये। और हमारा जो फर्टिलाइजर है, केमिकली मेड फर्टिलाइजर जो है, केमिकली मेड न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के लिए, वो इस तरह का दिखता है। जैसे यूरिया एक एग्जांपल हो गया बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का। एनपीके, आपको एग्जांपल याद रखने हैं, आगे हम देखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आता रहता है। तो ये सारी चीजें हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि क्यों हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो आपको अच्छे से पता चली गई कि इन ऑर्डर टू गेट हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी क्रॉप्स, है ना, हेल्दी क्रॉप्स के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं फार्मर्स लोग। उसके अलावा आप देखो कि जो सॉइल है ना, वो धीरे-धीरे क्या होता है बच्चों, जैसे-जैसे पुराना होता जाता है ना, तो नीचे वाला हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि हम टर्निंग ऑफ सॉइल इसलिए करते हैं कि नीचे वाले जो लेवल का सॉइल रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं, हम उसको टर्न करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल सके। लेकिन आप सोचो, एक फील्ड में कंटीन्यूअस आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं क्रॉप को, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि नीचे वाला जो लेयर ऑफ सॉइल है, उसके न्यूट्रिएंट भी खत्म हो जाएंगे, है ना? सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या न्यूट्रिएंट लेस सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है कि जो कंटिन्यूअस क्रॉप कल्टीवेशन के कारण क्या लैंड से, हम सेम लैंड से अच्छे क्रॉप्स को पा सकते हैं? तो आंसर होगा नो, हम नहीं पा सकते। और रीजन में आपको क्यों क्या लिखना है? आपको रीजन में यही लिखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। कंटिन्यूअस यदि उसमें क्रॉप लगाए जाएंगे, तो न्यूट्रिशन जो है वो पुअर हो जाएंगे, उसमें कम हो जाएंगे न्यूट्रिएंट। ठीक, तो देयरफॉर वी कैन नॉट गेट हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम दैट सॉइल। ठीक, इतना हमको आंसर लिखना है। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द सॉइल, सॉइल को फिर से न्यूट्रिशन रिच बनाने के लिए फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक, और देखो यहाँ पे इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मतलब इम्प्रॉपर यानी गलत तरीके से मैन्योरिंग करना, या इनसफिशिएंट मतलब कम कम खाद डालने से भी वीक प्लांट्स हमें मिल सकते हैं। इसीलिए मैन्योर को भी अच्छे से प्रॉपरली डालना चाहिए। ओके, फार्मर्स वैसे ही प्रॉपरली डालते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि मैंने बोला, मैन्योर को फार्मर्स अपने फार्म में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर यदि हमें लिखना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन pits at open places and allow it to decompose by some microorganism.
अब देखो जैसे हम आपको मालूम ही है डिकम्पोज़र्स होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल्स को या वेस्ट को क्या करते हैं डिकम्पोज़ कर देते हैं उनको अगेन सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? डेड प्लांट्स और एनिमल्स से उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज़ कर देते हैं। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल के वेस्ट है उनको क्या करते हैं एक पिट में रख देते हैं, ठीक, एक गड्ढे में, पिट यानी क्या गड्ढे में, एक गड्ढे में डाल के रख देते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं। कुछ समय बाद जब उस मिट्टी को खोदा जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका रहता है, मेन्योर में कन्वर्ट हो चुका रहता है और उसे फिर फार्मर अपने फील्ड में यूज करते हैं। द डिकम्पोजर डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, इसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है तो हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जितना भी आप चाहो उतना यूज कर सकते हो। इट इज चीपर देन द फर्टिलाइजर वन, है ना? मैन्योर इज चीपर देन फर्टिलाइजर। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में पहला तो आपको मालूम ही है, वी यूज मैन्योर, a farmer use manure in order to get healthy crops, है ना? और क्या-क्या यहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यदि मैन्योरिंग अच्छे से की जाए तो सॉइल में जो वाटर है वो काफी समय तक बना रहता है। ओके, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। देखो पिछली स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा हुआ है कि सॉइल को जो पोरस होना है, सॉइल के बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है ना? तो मेन्योर भी इसमें हेल्प करता है। मेन्योर जो है सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है, जिससे कि गैसेस जो है इजीली सर्कुलेट हो सके। रूट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना? तो गैसेस इजीली सर्कुलेट हो सके इसीलिए सॉइल को पोरस बनाता है। ये हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे हमने देखा राइजोबियम बैक्टीरिया या अलग अलग और काफी सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए क्या हेल्प करता है, मैन्योरिंग हेल्प करती है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है बच्चों। आप कभी फार्म की मिट्टी को हाथ में लेके देखना, आप एक बार में धीरे से भी प्रेस करोगे ना तो वो इजली टूट के एकदम चूरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए एकदम भुरभुरी, जैसे कि प्लांट्स जो है वो इजली उसके अंदर ग्रो, सीड्स जो है वो इजली जर्मिनेट कर सके और उसके बाद रूट्स जो है वो अच्छे से स्प्रेड। तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योरिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखो पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था मैन्योर कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर। तो देखो फर्टिलाइजर जैसे कि मैंने बोला मैन्योर तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फर्टिलाइजर केमिकल कंपाउंड होता है ना? तो जैसे एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से मिलके एक हमारा क्या बनता है, फर्टिलाइजर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। किसी प्लांट को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को फास्फोरस की, किसी को पोटेशियम की, अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है अलग अलग प्लांट्स को। और इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल्स सबसे अच्छा क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होता है। मेन्योर में भी अलग अलग हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन रिच है कि नहीं, पोटेशियम रिच है कि नहीं, या फास्फोरस रिच है कि नहीं। लेकिन फर्टिलाइजर को हम स्पेसिफिक टू प्लांट्स बना सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और यूज करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। देखो fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient and are produced in factory। एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच होता है और किस कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, paddy and maize। तो इन सारे क्रॉप्स को अच्छी हेल्दी क्रॉप्स पाने के लिए फार्मर्स लगभग लगभग अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर्स का यूज जरूर करते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि देखो ये केमिकल से मिलके बना हुआ है ना बच्चों, तो यदि इनका एक्सेस यूज किया गया और यदि जिस समय इनका यूज करना चाहिए समय यूज ना करके बाद में भी रेगुलर टाइम इंटरवल में बार बार इनका यूज किया गया, तो हमें हेल्दी क्रॉप तो मिल जाएंगी
लेकिन उन क्रॉप्स में केमिकल का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होते हैं, है ना। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो हार्मफुल है। यदि एक लिमिटेड अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया दैट इज गुड फॉर क्रॉप, ना। तो यही यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर में दिया है। देखो, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, धीरे धीरे सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है, ठीक। वो कम फर्टाइल हो जाता है। दे हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये तो आपको मालूम ही है कि यही जो फर्टिलाइजर है ये बह के नदियों में जाते हैं, और नदियों में जाके वो जो केमिकल है वो हमारे वाटर बॉडीज के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इनफैक्ट जो वाटर ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चों। तो इसीलिए एक्सेसिव किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज अच्छा नहीं होता है ना, फर्टिलाइजर का भी। यहाँ डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर में हमने देखा कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर अच्छा नहीं है। तो अब यदि फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो फार्मर के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अच्छा क्रॉप उनको मिल जाए। तो देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को हम बनाए रख सकते हैं, फार्मर्स सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बनाए रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों, फर्टिलाइजर की जगह क्या यूज कर ले, वो ऑर्गेनिक मेन्योर यूज कर ले, है ना। ज्यादा से ज्यादा मेन्योर यूज करें, क्योंकि मेन्योर का एक्सेसिव यूज तो हार्मफुल है नहीं। पहले पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, इन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स फार्मर कैन यूज ऑर्गेनिक मेन्योर। सेकेंड जो है, हमने देखा था कि कंटिन्यूअस यदि कल्टीवेट किया गया एक लैंड में तो क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक सीजन में हमने उस फील्ड में कल्टीवेट किया प्लांट्स, नेक्स्ट सीजन के लिए उस फील्ड को एज इट इज छोड़ दो। तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाती है बच्चों, अपने आप सॉइल फर्टाइल होना शुरू हो जाता है। तो एक सीजन के लिए रुक गए, नेक्स्ट सीजन में फिर हमने क्रॉप ग्रो किया तो विल गेट अ हेल्दी क्रॉप। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या यूज कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन, फार्मर्स जो है वो क्रॉप रोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है बच्चों, कुछ क्रॉप्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ क्रॉप्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, कुछ क्रॉप्स को ज्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जिन क्रॉप्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है ज्यादा, उनको एक सीजन में लगाया गया, नेक्स्ट सीजन में उन प्लांट्स को नहीं लगाया गया जिनको नाइट्रोजन की जरूरत है, उसकी जगह दूसरे प्लांट्स को लगाया गया जिनको दूसरे मिनरल्स की जरूरत है, राइट। तो इस तरह से क्रॉप्स को रोटेट करके भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मर्स इन नदर्न इंडिया, मतलब उत्तर की तरफ, जैसे उत्तर प्रदेश, देन पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं यूज टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। लेग्यूम वो प्लांट होता है बच्चों जिसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। तो एक सीजन में वो लेग्यूम लगा देते हैं जिनको नाइट्रोजन की, जिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। और नेक्स्ट सीजन में वो व्हीट को ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से ये फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की फर्टिलिटी बनी हुई रहती है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस बनी रहती है। ओके, तो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन का भी यूज कर सकते हैं और सॉइल को फर्टाइल बना के रख सकते हैं। ओके, देखो, हमने डिस्कस किया था राइजोबियम वो बैक्टीरिया होता है, देयर दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जानते हो क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो पी फैमिली के होते हैं, जैसे दाल हो गए, पल्सेस हो गए, है ना, या हमारे बीन्स हो गए, है ना, राजमा हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, और इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, इसीलिए ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, नेम द बैक्टीरिया, नेम द माइक्रोब which helps in fixing atmospheric nitrogen into plants usable nitrogen। तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको राइजोबियम की स्पेलिंग भी अच्छे से याद होनी चाहिए, राइजोबियम, ठीक, बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक।
तो ये हो गया, याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या डिफरेंस है। अभी कुछ तो पॉइंट आपको खुद ही बन जाएंगे, है ना। जो जो पॉइंट आपको खुद बन जा रहे हैं बच्चों, उसको कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताना। जरा देखते हैं कि आपको अब तक जो समझाया उसमें से कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैन्योर जो रहता है वो नेचुरल सब्सटेंस रहता है, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आप लिख सकते हो, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग, मतलब गोबर, एंड प्लांट रेसिड्यू और काउ डंग से मिलके बनता है। वो फार्मर्स जो है वो पिट में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। ये देखो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड, इन द फील्ड्स। फिर नेक्स्ट क्या है, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। और इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है, क्योंकि ये नेचुरल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, दे आर मैन मेड इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं होते, इन ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक। या सब्सटेंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। दे प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, नमी बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आपने पानी नहीं डाला तो फर्टिलाइजर्स नेचुरल ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, ठीक। तो ड्राई हो जाएगा आपका सॉइल, जो है वो ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अभी जैसे मैंने बोला ना कि फर्टिलाइजर में तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो भी न्यूट्रिएंट ज्यादा जरूरत होती है उसको ज्यादा डाल के फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन मैन्योर में तो ऐसा होता नहीं है, ये तो नेचुरल सब्सटेंस है, अपने आप बन रहा है ना। तो इसमें थोड़ा सा इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, दे आर नॉट रिच इन दीज न्यूट्रिएंट, है ना। ओके। और फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं उनमें तो ऑब्वियस है फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है, दे आर रिच इन दीज न्यूट्रिएंट्स। इट इज स्लोली एब्सॉर्ब बाय प्लांट, जो मेन्योर है वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और इट इज इजिली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक। तो फर्टिलाइजर इजिली प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये हो गया कुछ डिफरेंस हमारा फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। देखो एक एक्टिविटी दी हुई है 1.2 आपके एनसीईआरटी बुक में, देख लेते हैं एक्टिविटी 1.2। बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू ये ऑब्जर्व करने को बोला है कि विच इज बेटर, मेन्योर वाली सॉइल ज्यादा अच्छी है या फर्टिलाइजर वाली सॉइल ज्यादा अच्छी है, या ना मेन्योर मिला है ना फर्टिलाइजर मिला है, सिंपल सॉइल लिया वो ज्यादा अच्छा होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो देखो इस तरह से उन्होंने 3 कप्स लेने को बोले हैं। एक कप में सॉइल विथ मेन्योर डाला, दूसरे कप में सॉइल विथ यूरिया विच इज अ फर्टिलाइजर वो डाला, और तीसरे कप में सिंपल सॉइल डाल दिया। और क्या किया, मूंग दाल या ग्राम सीड्स को क्या कर दिया, सो कर दिया इन ऑर्डर टू जर्मिनेट, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के छोड़ दिया। कितने दिन के लिए, 7 to 10 डेज के लिए छोड़ दिया गया। अब जब 7 to 10 डेज हुआ, उसके बाद इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया, तो उन्होंने देखा कि ए वाला जो कप था उसमें अच्छा खासा, मतलब ना ज्यादा बोलेंगे ना कम बोलेंगे, प्लांट का ग्रोथ हुआ। बी वाले कप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लांट्स का ग्रोथ हुआ और बहुत अच्छा हुआ, और सी वाले में मिनिमम प्लांट का ग्रोथ हुआ। देखो ग्रोथ ऑफ सीडलिंग विद मेन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड विदाउट देम। तो यहाँ पे किसी एक में मेन्योर होगा, किसी एक में फर्टिलाइजर होगा, और एक सॉइल जो है वो ना ही मेन्योर ना ही फर्टिलाइजर वाली होगी। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि इन तीनों में से किसमें आपको लगता है मेन्योर है, किसमें फर्टिलाइजर है, और किसमें दोनों में से वो कुछ भी नहीं है। ओके, आपका कमेंट में चेक करूंगी, और आई होप आपको अब आंसर तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। अब जैसे ही हमने मेन्योरिंग कर दी, फार्मर्स ने खाद डाल दिया, तो प्लांट्स को उन खाद को अपने पूरे प्लांट्स के टिप तक पहुंचाने के लिए बच्चों वाटर की जरूरत होती है ना। वाटर ही रहता है जो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है ऊपर तक, टिप ऑफ द प्लांट तक, और अपने साथ ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, इनको अपने साथ पूरे प्लांट की बॉडी में लेके जाता है। तो यदि पानी ही नहीं डालेंगे तो प्लांट का ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो इरिगेशन हम पानी डालने को या सिंचाई करने को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन यदि आया तो आप क्या लिखोगे, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, इट इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटर की सप्लाई क्रॉप में जब रेगुलर इंटरवल पे की जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, ठीक। अब देखो जरूरी नहीं है कि इरिगेशन जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में भी हो।
कभी यदि रेनी सीज़न होता है तो उस समय क्रॉप्स को कम पानी देना पड़ता है ना, या फिर कभी-कभी पानी देना ही नहीं पड़ता है रेनी सीज़न में। और समर सीज़न होगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स को ज़्यादा इरिगेट करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न ऑल्सो कि कितना इरिगेशन ज़रूरी है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज़ फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न। तो अलग-अलग क्रॉप्स के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, सॉइल के लिए भी और सीज़न टू सीज़न भी, जैसे कि मैंने बताया अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। कि अब इरिगेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो पॉइंट्स ध्यान से सुनना बच्चों। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जब तक मिट्टी सूखी हो ना, तब तक उसमें से जर्मिनेशन, सीड में से जर्मिनेशन नहीं हो सकता। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? सीड में से एक छोटा सा शूट ऊपर से निकलना और रूट नीचे से निकलना, है ना? इसको आप और डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे। तो ऊपर से शूट और नीचे से रूट निकलने को ही जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। तो जब तक ड्राई आप कहीं कहीं पे भी ड्राई सीड रखे रहो, आप पल्सेस रखे रहते हैं, तो जब तक उसमें पानी नहीं गिरेगा तो क्या उसमें से न्यू प्लांट आएगा, बेबी प्लांट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप ड्राई मिट्टी में सालों साल सीड्स को रख दो, तो उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसमें से न्यू प्लांट नहीं आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम जब पानी में कुछ चने के दाने सोक करके रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है जर्मिनेशन के लिए, वो क्या होता है? वाटर होता है। तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सूखे कंडीशन में जर्मिनेशन हो ही नहीं सकता, न्यू बेबी प्लांट प्लांट आ ही नहीं सकता। फिर क्या है? न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे मैंने बोला, वाटर ही रहता है जो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू सॉइल में डाला, इन सारे न्यूट्रिएंट को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? वाटर करेगा अपने साथ, ठीक? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखो, गरम लू के जब जब गरम लू चलती है, तो ये जो पूरा प्लांट है ना, उसमें जो वाटर रहता है वही हेल्प करता है इतनी गर्मी में उस प्लांट को इतनी धूप में खड़े रहने में, ठीक? इसलिए वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। वाटर ऑब्वियसली मॉइस्चर बना के रखता है सॉइल में, जिससे कि क्रॉप्स जो है वो हेल्दी ग्रो हो। और सोर्सेज ऑफ वाटर तो आपको मालूम ही है, वेल होता है, ट्यूबवेल होता है, पॉन्ड्स होता है, लेक होता है, रिवर होता है, डैम्स भी बना दिए जाते हैं। कैनाल मालूम है आपको क्या होता है? कैनाल यानी नहरें, नदियों के किनारों को थोड़ा सा काट के क्या किया जाता है? बड़े बड़े किसके जैसे बना दिए जाते हैं? चैनल्स के रूप में बना दिए जाते हैं। तो उनके थ्रू नदियों का पानी जो है वो अलग अलग फील्ड तक पहुंच जाता है। नहर बोलते हैं जिसको हिंदी में ना, वो होते हैं हमारे कैनाल्स। तो इन सारे सोर्सेज ऑफ वाटर से क्या होता है? इरिगेशन किया जाता है। अब इरिगेशन करने के लिए बच्चों अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, है ना? कहीं पानी कम होता है अवेलेबल, कहीं पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है। किन्हीं क्रॉप्स किसी-किसी क्रॉप्स को पानी ज़्यादा लगता है, किसी-किसी क्रॉप्स में पानी कम डालने से भी चल जाता है ना? बेस्ड ऑन दीज़ थिंग्स इरिगेशन की टेक्निक्स भी अलग-अलग होती है। तो चलो देख लेते हैं इरिगेशन की क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ होती है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं इरिगेशन की, कि पुराने ज़माने में इरिगेशन कैसे किया जाता था। तो देखो, पुराने जमाने में ना बच्चों, कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता था। तो ये क्या होता था? ये चीपर तो होता था, सस्ता तो होता था, लेकिन कम एफिशिएंट होता था। इससे बहुत धीरे धीरे काम होता था, कम काम हो पाता था, पानी कम पहुंच पाता था, है ना? तो इसीलिए दीज वर नॉट द बेस्ट मेथड्स फॉर इरिगेशन। ये अच्छे मेथड नहीं कहलाए, बाद में हमने लेटेस्ट मेथड्स का यूज किया। लेकिन फिर भी एक बार ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मोट जो पुली सिस्टम है। या पुली सिस्टम में क्या होता है बच्चों? सिंपली एक पुली लगी रहती है वेल में। इस पुली से वाटर को एक पर्सन खींच के, जो फार्मर रहते हैं वो खींच के क्या करते हैं? बकेट से निकालते हैं, और इस तरह के चैनल्स बना दिए जाते हैं। एक जगह से वो पानी डालते जाते हैं और चैनल्स के थ्रू सारे प्लांट्स तक क्या होते हैं? ये पानी जाता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं मूव या पुली सिस्टम। पुली से हमने पानी खींचा और चैनल के थ्रू सारे प्लांट्स तक पहुंचा दिया।
ओके, ये हो गया मोड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा चेन या पंप सिस्टम। क्या किया जाता था बच्चों, यहाँ एक वाटर बॉडी जैसे बड़ी सी वाटर बॉडी है, ठीक। यहाँ पे चेन पंप लगा दिया जाता है, पंप के थ्रू इस चेन को रोटेट किया जाता है। और देख रहे हो ये सारे जो है ये बकेट्स हैं। अब ये जैसे ही ये चेन नीचे की तरफ आएगा, इस बकेट से, ये रिवर हो या पॉन्ड हो या वेल हो, वहां से इस बकेट में पानी भरा, ये पानी धीरे 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 चेन के थ्रू क्या आया, ऊपर आया, और यहाँ से टकरा कर वो कहाँ आ गया, इस तरह के चैनल जो बने रहते हैं, इस तरह के चैनल जो बने रहते हैं उनमें गिरता है, और उसके बाद क्या होता है, सारे फील्ड में पहुंच जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चेन पंप सिस्टम। ठीक, ये हो गया हमारा चेन पंप सिस्टम। फिर ढेलकी सिस्टम भी है बच्चों। ढेलकी सिस्टम में क्या होता है, देखो लगभग लगभग मोट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो, या फिर 2 पर्सन रहे तो एक पर्सन जो है वो पानी खींचता है और दूसरा डालता है। यदि 2 पर्सन नहीं है तो क्या होता है, एक एंड पे, ढेलकी के एक एंड पे यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन बांध दिया जाता है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है, उसको खींचता है नीचे की तरफ, तो ये बकेट नीचे जाता है, वेल में पानी भरता है। फिर जब वो पर्सन इस ढेलकी को छोड़ेगा तो पानी से भरा हुआ बकेट बाहर आएगा, और ये क्या करेगा, फार्मर जो है वो यहाँ पे पानी को पोर करता रहेगा, और पूरे चैनल्स के थ्रू पूरे खेतों में पानी जाएगा। तो देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग भी होगा ये सिस्टम, और साथ ही साथ कितना लेबरस होगा, कितना मेहनत जरूरत होती होगी, है ना। इसीलिए ये मेथड्स जो है आजकल यूज नहीं किए जाते। अब नेक्स्ट है हमारा राहत या लिवर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसमें एनिमल के थ्रू बच्चों क्या किया जाता है, इस लिवर को गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे जैसे ये रोटेट होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो व्हील, ये भी रोटेट होता रहता है। नीचे जाके बकेट पानी भरता है, और आगे जाके यहाँ पे पानी नीचे आके गिरता है। तो यहाँ से हमारा फिर क्या होता है, सारे चैनल्स के थ्रू पानी चला जाता है फील्ड में। ओके, तो ये सारे चारों सिस्टम्स के नाम आपको याद रखने हैं। मोटर, विच इज ऑल्सो नोन एज पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेलकी या राहट, इन सबके नाम याद रखने हैं। व्हाट आर द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, फिर क्या है, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। आजकल तो क्या है, एनिमल्स को यूज ना करके पंप्स यूज किए जाते हैं, जिसमें डीजल या बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी भी यूज करते हैं उन पंप्स को रन करने के लिए। ओके, अब मॉडर्न मेथड देख लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, मॉडर्न मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। It helps us to use water economically, and the main method are sprinkler system सबसे पहले है। देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम में कितना सुंदर है ना। स्प्रिंकलर, मैंने बच्चों ये देखा है, जब हम लोग ट्रेन से जाते रहते हैं ना, तो बहुत सारे फील्ड्स आते हैं ना, तो उसमें ये देखने में बहुत मजा आती है। ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर पाइप रहती है, और इस परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर ना ये रोटेटिंग नोजल रहता है। ये घूमता रहता है, जब ये ऑन रहता है ना तो ये गोल गोल घूमता रहता है, और बहुत ही प्रेशर के थ्रू इस पाइप से वाटर जो है वो बाहर आता है, और ये क्योंकि ये रोटेटर रोटेट कर रहा है, तो ये पानी भी जो है वो रोटेट करता है इस रोटेटर के साथ साथ। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेनिंग, जैसे बारिश होती है ना, उस तरह का स्प्रिंकल करता है पानी पूरे फील्ड में। तो दिखने में भी बहुत सुंदर रहता है, और मेथड ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ देखो, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखो, अनइवन लैंड के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, जहाँ क्या है, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है ना? ऊँची-नीची ज़मीन है, तो ये क्या करता है, स्प्रिंकल कर रहा है ना पानी, बहेगा नहीं पानी, थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर देता है चारों तरफ, ठीक? और फिर क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। ये जो परपेंडिकुलर पाइप है ना, ये परपेंडिकुलर पाइप एक लंबी सी पाइप से क्या रहती है, जॉइंट रहती है ना? मेन पाइपलाइन से जॉइंट रहती है, और इसे रेगुलर इंटरवल पे चालू किया जाता है। तो एक बार चालू किया, पानी को स्प्रिंकल किया गया फील्ड में, उसके बाद बंद कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद चालू किया गया, स्प्रिंकल किया गया पानी को, और फिर बंद कर दिया गया। तो बहुत सारा जो है वाटर जो है वो बचता है, बहने से भी बच जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle। जैसे ही प्रेशर के थ्रू पानी को पंप किया जाता है, तो वाटर जो है वो इस रोटेटिंग नोजल से बाहर आता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। इस तरह से स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश हो रही है ना। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर सिस्टम तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन व्हाट इफ हमारे पास इतना पानी भी नहीं है
कि स्प्रिंकल कर सके सारे प्लांट्स में, तब तो हमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट की जड़ों में जाके ही पानी दे के आ जाए, है ना? तो इस तरह का भी सिस्टम डेवलप किया गया है बच्चों, उसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में जनरली क्या होता है पता है? इस तरह से प्लांट्स लगाए दिए जाते हैं और ऐसी लंबी-लंबी पाइपलाइन्स बिछा दी जाती हैं और पाइपलाइन्स के जगह-जगह पे क्या होते हैं, पाइपलाइन्स में अ, होल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर बाहर आता है। देखो यहाँ ये इस तरह से होल रहते हैं और यहाँ से देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी एग्जैक्ट उस प्लांट के रूट के पास जा रहा है, जिससे कि उस प्लांट के रूट में ही पानी जाए, आजू बाजू पानी जो है वो वेस्ट ना हो। इस तरह की टेक्निक वही यूज की जाती है बच्चों जहाँ स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो, जहाँ पानी बहुत कम हो। कि in this system the water falls drop by drop directly near the roots, रूट के पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है। तो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। सबसे अच्छा सिस्टम है फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए, या गार्डन्स में या ट्रीज के लिए यूज करने में। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, ऑब्वियसली वाटर तो वेस्ट नहीं होगा। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी पुअर, जहाँ पे स्कैरिसिटी ऑफ वाटर है वहां के लिए तो ये बून है। अब देखो बच्चों इसका, ये तो हमने देख लिया कि क्या बेनिफिट है, लेकिन इसके लिए यदि आया कि इसका लिमिटेशन क्या है, क्या खराबी है इसमें, तो बच्चों देख रहे हो आप कितनी सारी पाइपलाइंस यहाँ पे लगानी पड़ती है ना? तो इट इज वेरी कॉस्टलियर, इन सारी पाइप्स को खरीद के लगाने में लेबरस भी और कॉस्टलियर भी दोनों होता है, इसीलिए ड्रिप सिस्टम वही यूज करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी की कमी हो, अदरवाइज स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं। अब ये हो गया हमारा इरिगेशन। अब इरिगेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि हमें प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वीड्स क्या होते हैं, द अदर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली विद द मेन क्रॉप आर वीड्स। वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। देखो वीड्स का डेफिनेशन आता है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से याद होना चाहिए आपको वीड्स की डेफिनेशन। वीड्स क्या होते हैं बच्चों, हमें डेफिनेशन लिखनी आई तो क्या लिखेंगे, द अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विद द मेन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। वो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो नेचुरली क्रॉप्स के, हमारे जो मेन क्रॉप्स है उनके बीच में उग जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। और इनको हटाना जरूरी है ना? और इनको हटाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूवल यानी हटाना, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग की प्रोसेस को हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे गुजू सोचता है कि यार वाई रिमूविंग वीड्स नेसेसरी, वीड्स को हटाना क्यों जरूरी है, मतलब 10 प्लांट के बीच में, 10 क्रॉप प्लांट के बीच में एक अनडिजायरेबल प्लांट आ भी गया तो आने दो, क्या करना है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये जो वीड्स क्या करते हैं, ये वीड्स जो हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे प्लांट्स को के न्यूट्रिएंट्स को ये वीड्स यदि एब्जॉर्ब कर लेंगे, अनवांटेड प्लांट्स यदि एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो मेन क्रॉप है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो वो हेल्दी कैसे हो पाएंगे, है ना? तो इसीलिए इन वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। देखो यही लिखा है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। हर चीज के लिए क्या करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं मेन क्रॉप्स के साथ। और मेन क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, लाइट है, वाटर है, वो उनसे लेने लगते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि वीड्स को हटाया जाए। उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। बच्चों एक केमिकल होता है जो वीड्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है। एक तो हम केमिकल्स का यूज करके फार्मर्स वीड्स को हटा सकते हैं, दूसरा मैन्युअली भी हटा सकते हैं। खुरपी का यूज करके आप जो घास हमारे गार्डन में उग जाती है उसको हम कैसे हटाते हैं, वो जो घास होती है वही एक्चुअल में वीड्स होती है ना? तो उनको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, खुरपी का यूज करते हैं, मैन्युअली हम उनको हटा देते हैं, है ना? तो उसी तरह से हम मैन्युअली भी हटा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े फार्म्स में क्या मैन्युअली वीड्स को हटाना पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए फार्मर्स वीडीसाइड्स का यूज करते हैं, वो केमिकल जो वीड्स को हटाते हैं। द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या लिखा गया है कि जो वीडीसाइड होता है ना, उनको तो डालना है, वीड्स को हटाना है क्योंकि हमें, लेकिन उनको कब डालना चाहिए, बिफोर द ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स एंड सीड फॉर्मेशन।
सीड फॉर्मेशन या फ्लावरिंग के पहले हमें इन वीडीसाइड्स को डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो केमिकल है ना? और यदि फ्लावरिंग के बाद या सीड फॉर्मेशन के बाद इन्हें डाला गया तो इट कैन मेक द प्लांट अनहेल्दी, है ना? अनहेल्दी बना सकते हैं। इसीलिए वीडीसाइड को कब डालना चाहिए? क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है कि कब डालना चाहिए वीडीसाइड को? तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक, वीडीसाइड शुड बी स्प्रेड। ओके, इसके बाद और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? लेट्स इरेज ऑल दिस। सबको इरेज कर देते हैं पहले। Farmers adopt many ways to remove weed and control their growth. Let's see what are they. देखो different ways of weedicides भी हैं। अलग अलग तरीके से फार्मर्स वीड्स को हटाते हैं। एक तो हमने देखा मैन्युअली हटाया जाता है। तो पहला मेथड जो है वो टिलिंग। जो पहला फर्स्ट हमने मेथड देखा था सबसे स्टार्टिंग वाली स्लाइड में कि फ्लोइंग और टर्निंग ऑफ सॉइल जब करते हैं तो वीड्स हट जाते हैं उस समय। ठीक, और सूख के क्या हो जाते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वही लिखा है पहला, टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। ठीक, टिलिंग किया जाता है सोइंग द क्रॉप्स के। तो जो वीड्स रहते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं किससे? सॉइल के साथ। फिर क्या दिया है सेकंड पॉइंट में? द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो उनके फ्लावर और सीड्स के प्रोड्यूस होने के पहले वीडीसाइड्स को डाल देना चाहिए, है ना? रिमूव कर देना चाहिए वीड्स को, ये हमने अभी डिस्कस किया। और तीसरा जो मैनुअल रिमूवल है, जो हमने डिस्कस किया था, जो खुरपी से हम कर सकते हैं ना, जैसे हम गार्डन में वीड्स को हटाते हैं, वैसे ही जो फील्ड है उनके वीड्स को भी अप्रूट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? खुरपी की हेल्प से। या सबसे बेस्ट मेथड जो है, जो बड़े बड़े फार्म्स में यूज किया जाता है, वो क्या है? सीड ड्रिल का यूज करना। सीड ड्रिल कैसी मशीन होती है बच्चों? देखो इस तरह की कुछ मशीन होती है। इस तरह के सीड ड्रिल्स का यूज करके भी क्या करा जाता है? जब हमारा टिलिंग किया जाता है ना, सॉइल को लूजन और टर्न किया जाता है, उसी समय क्या होता है? फर्स्ट वाली लेयर जो रहती है सीड ड्रिल की, वो क्या करती है? वीड्स को भी हटाती हुई जाती है ना? तो सीड ड्रिल जो है वो सबसे बेस्ट रहते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव वीड्स। ठीक, तो ये मशीन्स आजकल आ गई हैं, तो फार्मर्स का बहुत ज्यादा जो लेबरस वर्क है वो कम हो गया है ना? देखो खुरपी का भी यूज करते हैं हम। अच्छा, अब नोट करो कि ये नाम याद रखना है आपको वीडीसाइड का। कौन सा? 2,4-D। ये वीडीसाइड का नाम है। एक तरह का केमिकल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, फार्मर्स यूज करते हैं। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा? 2,4-D। ओके, नेक्स्ट देखो, they are sprayed in the field to kill weeds, they do not damage crop। ये जो है ये weeds को ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड में जिससे कि weeds हट सके लेकिन क्रॉप्स को डैमेज ना हो सके। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a spray। तो weedicide को सबसे पहले क्या किया जाता है? पानी में मिलाया जाता है। पानी में मिला के स्प्रेयर के थ्रू थ्रू स्प्रे किया जाता है। जैसे हमने पीछे एक पिक्चर में देखा था ना, फार्मर स्प्रे कर रहा था, तो उस तरह से। अब देखो पिक्चर में भी ये भी देखा था कि फार्मर जो है वो पूरी तरह से अपने मुंह को कवर किए हुए था। तो ये जो स्प्रेइंग वीडीसाइड है ना बच्चों, ये फार्मर्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। इसीलिए जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? पूरा मुंह, नाक, देन आंखें सब अच्छे से पैक करके रखनी पड़ती है और उसके बाद फिर वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक, देखो उसी ये वही टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशन यानी जो भी काम किया जाता है ना, हमारे काम में क्या खतरा है, वो होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide spray? तो क्या weedicide जो है वो इफेक्ट करता है पर्सन को जो weedicide स्प्रे को हैंडल कर रहा है? बिल्कुल इफेक्ट कर सकता है इफ द फार्मर इज नॉट केयरफुल। तो यहाँ पे देखो, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, फार्मर को हेल्थ के इश्यू कर सकता है। So they should use these chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying the chemical। जैसे हमने डिस्कस किया, फार्मर्स को क्या करना चाहिए? पूरा मुंह जो है वो कवर करके रखना चाहिए, है ना? इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, देखो हार्वेस्टिंग। हमारी फसलें उग गई, अच्छे से ग्रो हो गई, ग्रो होके हमने वीड्स को हटा दिया, हेल्दी क्रॉप्स बन चुकी हैं। अब 3-4 महीने बाद क्या होता है बच्चों? जो क्रॉप्स है वो पकने लगती है, मतलब क्रॉप्स जो है वो राइपन होने लगती हैं। और अब क्या होता है? इनको काटने की बारी आती है। इनको काट के इनमें से बीज निकाले जाते हैं और वही तो हम खाते हैं एज अ फूड, है ना? तो दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज
हार्वेस्टिंग, जो कटिंग की जाती है ना, देखो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मेच्योर होने के बाद जो क्रॉप को कट किया जाता है उसको हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये मैन्युअली भी किया जा सकता है। जो फार्मर्स रहते हैं उनके जितने भी वर्कर रहते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युअली क्रॉप्स को सिकल की हेल्प से काटते हैं। उसके बाद थ्रेशर में डाल के उनमें से हस्क को अलग किया जाता है और सीड को अलग किया जाता है। और लास्ट प्रोसेस में विनोइंग की जाती है बच्चों, आपने देखा होगा। विनोइंग हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम विनोइंग देखेंगे कि क्या किया जाता है। तो देखो ये हार्वेस्टिंग के लिए क्या, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, हार्वेस्टिंग वही प्रोसेस होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, ऑब्वियसली हमें मालूम ही था, पता नहीं क्यों ये पॉइंट मैंने यहाँ ऐड किया। इंपॉर्टेंट टास्क है ही, फसल पक चुकी है तो हमको काटना तो है ना। यूजुअली कितना मंथ लगता है, 3 to 4 मंथ लगता है इनको मेच्योर होने में, है ना। और फिर क्या, लास्ट में हार्वेस्टिंग इज डन ईदर थ्रू सिकल, जैसे सिकल हमने देखा था, ये हसिया, इसके थ्रू मैन्युअली किया जाता है, या हार्वेस्टर एक मशीन होती है, हार्वेस्टिंग मशीन, उसके थ्रू किया जाता है। ओके। अब देखो बच्चों, कटिंग तो हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप तो हो गया सिकल से या हार्वेस्टर से। लेकिन अभी भी टास्क क्या बचा हुआ है, इन काफ में से, इन फसलों में से बीजों को निकालना बचा हुआ है ना। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उनमें से ग्रेन्स, सीड्स को क्या करना रहता है, सेपरेट करना रहता है, किससे, काफ से। जो हमारी फसलें हैं उनमें से बीज निकालना रहता है। इस प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम देयर काफ, इज नोन एज थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग बोला जाता है बच्चों। देखो इस तरह के थ्रेशर्स रहते हैं, वो जो हमारी फसलें रहती है उनको कट करके जिनको रखा गया है, उनको यहाँ पे वन बाय वन इनको यहाँ पे रखा जाता है और इस रोटेटर को रोटेट किया जाता है। तो ये रोटेटर क्या करता है, उनको क्रश कर देता है। क्रश करके जो भूसा रहता है वो अलग निकल जाता है और जो सीड्स रहते हैं वो अलग निकल जाते हैं बच्चों। सीड्स अलग तो निकल जाते हैं, जैसे गेहूं के बीज अलग तो निकल गए, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, भूसा रह जाता है। तो देखो ट्रेडिशनली इस मेथड को यूज किया जाता था, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, इसको विनोइंग कहते हैं ना। विनोइंग के इस मेथड को यूज किया जाता था। हवा की हेल्प से जो हस्क, बचा हुआ हस्क रहता है, उसको हवा की हेल्प से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि व्हीट जो है वो हैवी होता है, वो पास में ही गिरता रहता है। जो ग्रेन्स रहते हैं वो पास में गिरते रहते हैं और हस्क जो है हवा की मदद से वो उड़ के दूर जाके गिरते हैं ना। तो इस मेथड को हम विनोइंग कहते थे, है ना, याद है आपको। तो विनोइंग की मेथड से बाकी जो बचा हुआ हस्क है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ये देखो ये सारे तो मैनुअल प्रोसेस है, इनमें टाइम बहुत लग जाता है। थ्रेशर का यूज करने के बाद भी थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है हमें। तो अभी लेटेस्ट जो मशीन यूज की जाती है वो, उनको हम बोलते हैं कंबाइन। ये जो कंबाइन मशीन रहती है ना, ये एक साथ हार्वेस्ट भी कर देती है और थ्रेशिंग भी कर देती है। मतलब फसलों में चलाया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से। देखो इस तरह के रहते हैं बड़ी बड़ी, तो ट्रैक्टर की हेल्प से इनको फसलों में चलाया जाता है। तो ये फसलों को कट भी करती रहती है, साथ ही साथ थ्रेशिंग भी करती रहती है, फसल हस्क में से या काफ में से बोले तो सीड्स को अलग भी करती रहती है। तो एक बार में पूरा काम हो जाता है बच्चों, तो टाइम बहुत सेव हो जाता है ना। लेकिन पुराने मेथड्स जो पुराने फार्मर्स जो मतलब इनिशियली इन ओल्डन डेज जो फार्मर्स रहते थे, स्मॉल फार्मर्स जो रहते थे, उनके पास इतना पैसा तो नहीं रहता था इतनी मनी मशीन्स खरीदने के लिए। तो वो कौन सा मेथड यूज करते थे, वो विनोइंग का मेथड यूज करते थे। ओके, अब आ जाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लेते हैं बच्चों। आपको मालूम ही है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में रहते हैं, क्योंकि गेहूं हम कभी उगाते हैं, राइस की टाइम पीरियड हमको मालूम है, खरीफ और रबी की फसलें जो रहती है वो अलग अलग सीजन में उगाई जाती है। तो ऑब्वियसली उनको कटिंग कटिंग करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उनके फेस्टिवल भी अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। तो जो केरल में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है उसको हम पोंगल बोलते हैं। देखो पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, होली दीपावली अलग अलग रीजन में मनाई जाती है इंडिया के। फिर बिहू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का। तो ये आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल के बच्चों। 1 मार्क क्वेश्चन में अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो याद रखेंगे, 3-4 महीने बाद जब फसलें पक जाती हैं तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, खुशी की बात है ना। तो दिस इज द पीरियड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो दे सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल। तो उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक।
तो ये तो हो गया हमारा हमें हमारी फसलें जो है, हमारे ग्रेन्स जो है वो रेडी हो गए। लेकिन इतने लार्ज अमाउंट में हमने ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया है, तो उनको स्टोर करके रखना भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि हम बाहर में खुला तो नहीं छोड़ सकते। बाहर खुले में छोड़ दिया तो बारिश हो सकती है, फसलें हमारी ये जो हमारे ग्रेन्स है वो खराब हो सकते हैं, है ना? और इसके अलावा हमारे रैट्स आके, इंसेक्ट्स आके इनको खराब कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो it is very important to store these grains in a specific place, और इन specific places को हम क्या कहते हैं? silos या granaries कहते हैं बच्चों। चलो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखो, if harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rat and microorganisms, है ना? Moisture, insect और rat organ microorganisms से मतलब फंगस, बैक्टीरिया, इन सब से क्या होना चाहिए? बचा होना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना लग जाए। मॉइस्चर लग जाएगा तो बच्चों आपको मालूम ही है कि फंगस लग जाएगा तो पूरा का पूरा ग्रेन ही खराब हो जाएगा। फिर क्या, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो सबसे जरूरी है जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स रहते हैं ना, जैसे गेहूं हमने काट के उनको सीड्स को निकाल के रख जरूर दिया, लेकिन उनको सुखाना जरूरी होता है ना? तो बड़े बड़े फील्ड्स में उनको सन के अंडर में रख के उनको सुखाया जाता है, जिससे कि मॉइस्चर ना रहे, थोड़ा भी मॉइस्चर ना बचा रहे, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया या फंगस ना लगे। यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए थे बच्चों। इसके अलावा देखो कहाँ-कहाँ स्टोर किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो फार्मर्स है जब कम ग्रेन्स रहते हैं तो जनरली उनको जूट बैग या मेटालिक बिन्स में, मतलब जो ड्रम वगैरह है घर में हम कैसे सेव करके रखते हैं अपने चावल, गेहूँ वगैरह जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो हम जूट बैग में ना रख के हम मेटालिक बिन्स में रखते हैं आजकल, है ना? तो फार्मर्स भी जूट बैग में या मेटालिक बिन्स में रखते हैं। फिर जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, जब बहुत ज़्यादा हमारा क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं ना लार्ज स्केल, तो उनको किसमें रखा जाता है? सीलोज़ और ग्रेनरीज़ में लगा रखा जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि सीलोज़ एंड ग्रेनरीज़ कैसे होते हैं ना? देखो हमारे घर में जनरली चावल में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए ना वो जो नीम की पत्ती होती है ना, उनको सुखा के हम ड्रम्स में, चावल के ड्रम्स में या गेहूं के ड्रम्स में मिला के रख देते हैं, जिससे कि उनमें कीड़े ना लगे, है ना? तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों, आपकी मम्मी लोग भी यूज करते होंगे। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. जब इन्हीं ग्रेन्स को बहुत बड़े-बड़े गोडाउन में रखा जाता है ना बच्चों, तो ड्राइड नीम कहाँ तक लाएंगे? तो क्या किया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह मिला के रखा जाता है, जिससे कि पेस्ट ना लगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी हम चावल बनाने जाते हैं या पकाने जाते हैं, उसके पहले उनको धोना ज़रूरी होता है ना? इवन इनफैक्ट जो गेहूँ रहता है, वो यदि हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, उनको भी धो के सुखाया जाता है, उसके बाद फिर उनको पिसवाया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इनको धोना, जिससे कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हट जाएँ। अब देख लेते हैं सीलोज़ और ग्रेनरीज़ किस तरह के दिखते हैं बच्चों। देखो ये रहा हमारा सीलो। इस तरह के बड़े-बड़े सीलोज़ रहते हैं जिसमें हमारे ग्रेन्स को स्टोर करके रखे जाते हैं, जिससे कि उनमें इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, चूहा ना आ जाए, खा ना जाए, है ना? या उनमें फंगस ना लग जाए, मॉइस्चर ना आ जाए, तो इस तरह के सीलोज़ का यूज़ किया जाता है। और ये इस तरह के गोडाउन जो रहते हैं ग्रेनरीज़ में जो ग्रेन्स रहते हैं उनको रखा जाता है, जिससे कि पानी, यदि बारिश हो तो उसमें पानी ना लगे, कोई मॉइस्चर ना आए या फिर इंसेक्ट का अटैक ना हो। तो इस तरह से हमारे ग्रेन्स को हमने क्या कर दिया, स्टोर करके प्रोटेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है बच्चों, मैंने इंक्लूड किया है, डेली लाइफ एग्जांपल है। मम्मी लोग जनरली क्या करती है, जहाँ पे भी व्हीट रखी रहती है उस कंटेनर में क्या रखती है, ड्राई नीम रखती हैं। क्यों रखती हैं, है ना? बुजू ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई वांट यू टू आंसर। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना बच्चों। आई होप आपको अब तो इसका आंसर बन ही जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही इसको डिस्कस किया था। तो आपको कमेंट करना है और आई विल चेक द कमेंट, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ओके?
यहाँ पे मैंने आंसर इंक्लूड जरूर किया है, लेकिन आई वांट यू टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं बच्चों। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो फूड फ्रॉम एनिमल। जैसे हमने प्लांट से फूड डिराइव करते हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन करके हम फसलों को उगाते हैं और वहां से फूड डिराइव करते हैं, वैसे ही एनिमल्स से भी तो हम फूड डिराइव करते हैं, है ना। तो इसके लिए एनिमल्स को भी अपने पास पाला जाता है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स कहते हैं इसको, या एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है बच्चों। तो उसके लिए क्या, देखो वही लिखा हुआ है, प्लांट से जिस तरह से हम फूड डिराइव करते हैं वैसे ही एनिमल से भी फूड डिराइव करते हैं। और इसीलिए जिस तरह से हम प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स को भी हम फार्म्स में पालते हैं, एनिमल्स को भी फार्म में पाला जाता है। और इस प्रोसेस को रियरिंग ऑफ एनिमल्स कहते हैं या एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। जब एक लार्ज स्केल पे एनिमल्स को रियर किया जाता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे लार्ज स्केल में यदि हमने प्लांटेशन किया तो उसको क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं ना, वैसे ही। तो एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ ऊपर तो लिखा है कि जिस तरह से हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ सीड करना रहता है या सोइंग वगैरह करना रहता है, वैसे ही एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब इसी को जैसे प्रॉपर एनिमल्स को रियर किया जाए, अपने घर में पाला जाए या फार्म में पाला जाए, और उनको प्रॉपर फूड दिया जाए, शेल्टर दिया जाए, उनका केयर किया जाए, तो इसको लार्ज स्केल में जब किया जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है बच्चों। आगे देखो, आगे मैंने बहुत अच्छा से एक नोट लगा के रखा है। Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. तो जिनके घर में फिशेस खाई जाती हैं उन बच्चों को फिश तो जरूर खाना चाहिए। विटामिन डी का अच्छा सोर्स तो है ही, साथ ही साथ बोलते हैं फिश खाने से बुद्धि भी बढ़ती है। तो आप लोगों की थोड़ी बुद्धि भी बढ़ जाएगी ना यदि फिश खाओगे तो, है ना। और जो लोग फिश नहीं खाते, इट्स ओके, सनलाइट से भी तो हमें विटामिन डी मिल ही जाता है ना। तो इसी के साथ आई गेस हमारा चैप्टर बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। तो लेट्स समराइज एवरीथिंग। सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा बच्चों की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी फूड की नीड को हम फुलफिल करने के लिए क्या अडॉप्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। उसमें हम सबसे पहले हमने देखा कि क्या करते हैं, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट एक बहुत बड़े प्लेस पे लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, जिसे हम हिंदी में फसलें कहते हैं। इंडिया में क्रॉप्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। वन इज राबी क्रॉप, जो कि हमारे विंटर सीजन में लगाया जाता है, मैंने बोला था कैसे याद रखना है। और दूसरा है खारिफ क्रॉप, जो हमें रेनी सीजन में जो कि रेनी सीजन में लगाया जाता है। देन इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं, टेलिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, उसके लिए हम प्लो का यूज करते हैं या लेवलर का यूज करते हैं। देन सीड को सो करने के पहले हम सीड को गुड क्वालिटी ऑफ सीड को सिलेक्ट करते हैं, है ना, हम नहीं, फार्मर्स सिलेक्ट करते हैं। फिर उनको एक प्रॉपर डेप्थ में और डिस्टेंस में लगाया जाता है जिससे कि हेल्दी प्लांट हमें मिल सके। इसके लिए हम सीड ड्रिल्स का भी यूज करते हैं, है ना। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी आपको याद रखने हैं बच्चों। देन जब हम सोइंग हो गया तो हम क्या करते हैं, मेन्योर या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, खाद डालते हैं, है ना। फिर सप्लाई ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इरिगेशन का क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, है ना, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको, बहुत इजी भी है। देखो, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज इरिगेशन, इसको याद करना है। और डिफरेंट मेथड्स भी आपको याद करना है, स्प्रिंकलर और ड्रिप्स इरिगेशन हमने पढ़ा हुआ है ना। फिर देखो, वीडिंग इन्वॉल्व, ट्रेडिशनल मेथड्स भी याद रखना है ना। फिर वीडिंग के लिए हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं, और रिमूवल ऑफ वीड्स आर वीडिंग, ये याद रखना है। हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद क्रॉप को, देन थ्रेशिंग किया जाता है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से हम काफ में से ग्रेन्स को अलग करते हैं, दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। देन जब हमारे ग्रेन्स हमारे पास आ जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करके स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। तो सीलोज एंड ग्रेनरीज में हम उसको अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि हम एनिमल्स की भी रियरिंग करते हैं, और लार्ज स्केल पर रियरिंग जब की जाती है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यही कंप्लीट होता है। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और यदि आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जब अपलोड हो या मैथ्स का वीडियो अपलोड हो तो आपको ऑन टाइम मिल जाए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।